नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द सिविक लेंस में। आज हम कक्षा 11वीं की राजनीतिक विज्ञान चैप्टर 2 भारतीय संविधान में अधिकारों की चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने अधिकार दिए गए हैं। जैसे कि मौलिक अधिकार में 6 अधिकार हैं या 7 अधिकार हैं। संवैधानिक अधिकार के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 36 से 50 में कितने किन किन अधिकारों का वर्णन किया गया है। और वहीं देखेंगे कि प्राकृतिक अधिकार में नागरिक को कुछ जन्मजात अधिकार मिलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि अधिकारों की मांग 1928 में मोतीलाल नेहरू ने की समिति ने अधिकारों की घोषणा पत्र की मांग की थी। इन्होंने कहा था कि भारत में नागरिकों को भी अधिकार मिलने चाहिए। जो अधिकार थे जैसे कि मौलिक अधिकार भाग 3 में संविधान में है और अनुच्छेद 12 से 35 में इसका वर्णन करा गया है। वहीं संवैधानिक अधिकार भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 36 से 50 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। वहीं प्राकृतिक अधिकार मानव को कुछ जन्म से ही प्राप्त होते हैं। आज हम सबसे पहले मौलिक अधिकारों की चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार नागरिकों को कितने प्राप्त हैं। जैसे कि समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 22 से 23, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 29 से 30 और लास्ट में हम पढ़ेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मूल संविधान में 7 अधिकार थे जो कि संपत्ति के अधिकार को सिर्फ एक मात्र कानूनी अधिकार बना दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में, जो आर्टिकल 300 में रख दिया गया है। वर्तमान में अब 6 मौलिक अधिकार हैं जिसमें हम आज समानता के अधिकार की चर्चा करेंगे। हम देखेंगे समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। समानता का अधिकार पढ़ने से पहले हम आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 का भी थोड़ा सा संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं आर्टिकल 12 में क्या किया गया है कि राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा दी गई है। वहीं आर्टिकल 13 में इसके 4 क्लॉज है, क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 एंड क्लॉज 4। आर्टिकल 13 के 4 क्लॉज है, क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 एंड क्लॉज 4। इसमें एक एक करके हम इसके बारे में जानेंगे कि क्लॉज 1 में किस बात की चर्चा की गई है, क्लॉज 2 में किस बात का कहा गया है, क्लॉज 3 में क्या है और क्लॉज 4 में क्या है। आर्टिकल 13 क्लॉज 1, इसमें कहा गया है कि संविधान लागू होने से पहले प्रत्येक विधि यानी कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है उल्लंघन की सीमा तक शून्य माने जाएंगे। इसमें कहा गया है आर्टिकल 13 के क्लॉज 1 में संविधान लागू होने से पहले प्रत्येक ऐसा कानून जो मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करता है वह उस उल्लंघन की सीमा तक शून्य माने जाएंगे। अब हम देखेंगे आर्टिकल 13 का क्लॉज 2। आर्टिकल 13 का क्लॉज 2
हम इसमें देखेंगे कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को या फंडामेंटल राइट को कम या समाप्त करता हो। फंडामेंटल आर्टिकल 13 के क्लॉज 2 में कहा गया है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करता हो। आर्टिकल 13 में हम देखेंगे, इसमें कहा गया है आर्टिकल 13 का क्लॉज 3 कि कानून बनाने में संसद या विधानमंडल कानून बनाने में संसद या विधानमंडल द्वारा बनाए गए अधिनियम ही नहीं बल्कि कानून बनाने में संसद या विधानमंडल द्वारा अधिनियम ही नहीं बल्कि अधिनियम नियम विनियम अधिसूचना एवं सरकारी आदेश भी शामिल होगा। और आर्टिकल 13 का क्लॉज 3 कहता है कि कानून बनाने में संसद या विधानमंडल द्वारा बनाए गए अधिनियम ही नहीं बल्कि नियम विनियम अधिसूचना एवं सरकारी आदेश भी शामिल होंगे। और आर्टिकल 13 का क्लॉज 4 कहता है, आर्टिकल 13 का क्लॉज 4 कि संविधान संशोधन को, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को कानून नहीं माना जाएगा, कानून नहीं माना जाएगा। इसमें हम देखा कि आर्टिकल 13 के 4 क्लॉज हैं, क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 एंड क्लॉज 4। क्लॉज 1 में कहा गया है कि संविधान लागू होने से पहले प्रत्येक कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, उल्लंघन की सीमा तक शून्य माना जाएगा। राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करता हो। कानून बनाने में संसद या विधानमंडल द्वारा बनाए गए अधिनियम या अध्यादेश ही नहीं बल्कि अधिसूचना, सरकारी आदेश भी शामिल होंगे। और आर्टिकल 13 का क्लॉज 4 कहता है कि संविधान संशोधन को कानून नहीं माना जाएगा, कि संविधान संशोधन को कानून नहीं माना जाएगा। ये कौन सा क्लॉज कहता है, किस आर्टिकल का कौन सा क्लॉज कहता है? आर्टिकल 13 का क्लॉज 4 कहता है। अब आते हैं मूल अनुच्छेदों पे। इसमें हम देखेंगे समानता के अधिकार में आर्टिकल 14 समानता का अधिकार को दो भागों में बांट के देख सकते हैं। पहले कानून के समक्ष समानता, ठीक है। दूसरा है कानून के समान संरक्षण। कानून के समक्ष की समानता, यह इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोफेसर डायसी ने किया था। प्रोफेसर डायसी ने किया था जो ब्रिटेन के थे।
और ये कानून के समक्ष समानता है ब्रिटेन से ही लिया गया है। और इसका अर्थ है कानून के समक्ष समानता का कि यह एक ऐसी शासन प्रणाली है, यह एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें अंतिम शक्ति किसी व्यक्ति या संस्था के पास न होकर किसी व्यक्ति या संस्था के पास ना होकर विधि के पास होती है, यानी कानून के पास होती है, कानून के पास होती है। इसमें कहा गया है कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण। तो कानून के समक्ष समानता इसका सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोफेसर डायसी ने किया था, जो कहाँ के थे, ब्रिटेन के, और ब्रिटेन से ही इस सिद्धांत को लिया गया है। इसका अर्थ है कि यह एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें अंतिम शक्ति किसी व्यक्ति या संस्था के पास ना होकर कानून के पास होती है। और इधर हम देखेंगे कानून के समान संरक्षण। इसमें हम देखेंगे कि यह एक सकारात्मक अवधारणा है जो यूएसए से ली गई है। इसका अर्थ है समान जनों के साथ समान व्यवहार, और असमान जनों के साथ असमान व्यवहार। आर्टिकल 14 समानता का अधिकार। कानून के समक्ष समानता, कानून के समान संरक्षण। कानून के समक्ष समानता में इसका प्रतिपादन प्रोफेसर डायसी ने किया था, जो ब्रिटेन के थे, और ब्रिटेन से ही सिद्धांत को लिया गया है। इस सिद्धांत का वास्तविक अर्थ है कि यह एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसकी अंतिम शक्ति किसी व्यक्ति या संस्था के पास ना होकर कानून के पास होती है। वहीं कानून के समान संरक्षण में यह एक सकारात्मक अवधारणा है, और जो इसका मतलब है समान जनों के साथ समान व्यवहार करना और असमान जनों के साथ असमान व्यवहार करना। अब हम देखेंगे आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 इसके 5 क्लॉज हैं। क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4, क्लॉज 5 एंड क्लॉज 6। ये मूल संविधान में थे और इनको संशोधन के माध्यम से, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ा गया, यानी ऐड किया गया। तो इसमें हम देखेंगे कि 1, 2, 3 में क्या है और 4, 5, 6 क्यों जोड़ना पड़ा है, या इनकी क्यों आवश्यकता पड़ी थी। आर्टिकल 15 में कौन कौन से संविधान संशोधन। आर्टिकल 4 को प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 में जोड़ा गया। वहीं 5th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत सन 2005 में जोड़ा गया, और इसको 103वां संविधान संशोधन 2019 में ऐड करा गया। तो आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 को कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, 1951 के तहत, प्रथम संविधान संशोधन के तहत। और क्लॉज 5 को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो 93 संविधान संशोधन सन 2005। और क्लॉज 6 को 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत जोड़ा गया था। हम इसमें देखेंगे आर्टिकल 15 का क्लॉज 1, आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 हम इसकी चर्चा करेंगे। आर्टिकल 15 क्लॉज 1, इसमें कहा गया है कि राज्य अपने
नागरिकों के साथ जन्म, मूलवंश, लिंग, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, तो आर्टिकल 15 में कहा गया है कि राज्य अपने नागरिकों के साथ धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यह आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 में कहा गया है। आर्टिकल 15 के क्लॉज 2 में कहा गया है कि उपरोक्त आधारों पर राज्य सार्वजनिक स्थानों पर सड़क, भोजनालय, तालाब वो और आदि स्थानों पर रोकने से मना नहीं करेगी। तो आर्टिकल 15 का क्लॉज 2, आर्टिकल 15 का क्लॉज 2 इसमें कहा गया है कि उपरोक्त आधारों पर राज्य नागरिक को सार्वजनिक स्थान जैसे सड़क, कुआं, तालाब, भोजनालय आदि स्थानों पर जाने से नहीं रोकेगा। आर्टिकल 15 का 2 क्लॉज कहता है, 15 का क्लॉज 2 कहता है कि राज्य उपरोक्त आधारों पर अपने नागरिकों के साथ सार्वजनिक स्थान, सड़क, कुआं, तालाब, भोजनालय आदि स्थानों पर जाने से नहीं रोकेगा। और आर्टिकल 15 का 3 क्लॉज कहता है, आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 कहता है कि राज्य महिला व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। राज्य महिला एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। और आर्टिकल 15 क्लॉज 4 यानी कि जो प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, इसमें क्या बात है? 15 का क्लॉज 4 इसे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 के तहत 1951 में जोड़ा गया। इसमें बात कही है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 कहता है इसे पहले प्रथम संविधान संशोधन के तहत 1951 में जोड़ा गया। इसमें कहा गया अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के लिए सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। किन किन लोगों के लिए? एससी और एसटी लोगों के लिए, सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। वहीं आर्टिकल 15 का क्लॉज 5, आर्टिकल 15 का क्लॉज 5
इसे 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2005 में जोड़ा गया। इसमें क्या कहा गया कि राज्य सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा संस्थानों में नामांकन में आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। आर्टिकल 15 का क्लोज 5 कहता है 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में राज्य सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा संस्थानों में नामांकन में आरक्षण जैसा प्रावधान कर सकता है। अच्छा, इसमें आपको आर्टिकल 54 एंड 55 सेम ही लग रहा है। इसमें क्या है, इसमें भी शिक्षा संस्थानों में नामांकन में आरक्षण है। इसमें क्या है कि विशेष प्रावधान कर सकता है विशेष पिछड़े वर्गों के लिए। इसमें एससी और एसटी की बात की गई है और इसमें सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से शिक्षा संस्थानों में नामांकन की बात कही है, यानी कि एडमिशन की बात की गई है। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 15 का क्लॉज 6। आर्टिकल 15 का क्लॉज 6। आर्टिकल 15 का क्लॉज 6। आर्टिकल 15 क्लॉज 6 यह है 103 संविधान संशोधन 12/1/2019 में जोड़ा गया। इसमें क्या कहा गया कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा संस्थानों में नामांकन में आरक्षण इसमें आर्टिकल 15(6) कहता है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उसके लिए विशेष आरक्षण की बात कही गई है और यह आरक्षण 10% की बात करता है। आप पढ़ेंगे हम आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 के 4 क्लॉज हैं, क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 एंड क्लॉज 4। 1 बाई 1 करके इनकी हम चर्चा करेंगे। आर्टिकल 61 में कहता है कि सरकारी नौकरी में अवसर की समानता, और आर्टिकल 16 क्लॉज 2 कहता है कि राज्य अपने नागरिकों में जाति, धर्म, मूल वंश के आधार पर नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं करेगा। और तीसरा कहता है 16 का 3 क्लॉज आर्टिकल 16 का क्लॉज 3 कहता है कि संसद कानून बनाकर रोजगार की सेवा शर्तें यह कानून बना सकता है। और आर्टिकल 16 का 4 कहता है कि पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान आरक्षण में, जैसे आर्टिकल 16 क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 एंड क्लॉज 4। आर्टिकल 16 क्लॉज 1 कहता है कि सरकारी नौकरी में अवसर की समानता, आर्टिकल 16 का क्लॉज 2 कहता है कि राज्य अपने नागरिकों में जाति, धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान,
भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, कि राज्य अपने नागरिकों में जाति धर्म मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। किसमें? नौकरी में। आर्टिकल 16 का क्लॉज 3 कहता है, आर्टिकल 16 का क्लॉज 3 कहता है कि संसद कानून बनाकर रोजगार की पाने की शर्तें बना सकता है। आर्टिकल 16 का क्लॉज 3 कहता है कि संसद कानून बनाकर रोजगार पाने की शर्तें बना सकता है। वहीं आर्टिकल 16 का क्लॉज 4 पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण में विशेष प्रावधान। आर्टिकल 16(4) कहता है जो पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण में विशेष प्रावधान की चर्चा की गई है, राज्य ऐसा कर सकता है, पिछड़े वर्गों के लिए और आरक्षण दे सकता है। आर्टिकल 17 पढ़ेंगे जो अस्पृश्यता का अंत है। आर्टिकल 17 जो बताता है, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता, जातिवाद, यह एक दंडनीय अपराध है संविधान के अनुसार कानून में। इसके अनुसार आप किसी भी व्यक्ति को जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो कि अस्पृश्यता के, जैसे हम देखेंगे अस्पृश्यता का अंत, यह एक दंडनीय अपराध है विधि के अनुसार। इसे 1955 में अस्पृश्यता निवारक और 1976 में और प्रभावी बनाया गया। इसमें निवारक अधिनियम बनाया गया और कठिन कर दिया गया। इसके अस्पृश्यता के दंड के प्रावधान भी दिए गए कि पहली बार अगर कोई जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करता है और दूसरी बार कोई जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करता है, वहीं तीसरी बार जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करता है तो इसमें दंड का भी प्रावधान है। अस्पृश्यता में दंड का प्रावधान, पहली बार अगर कोई जाति सूचक शब्दों का या किसी को जाति के आधार पर मानसिक रूप से तनाव देगा तो उसमें 1 से 6 माह का कारावास और 100 से 500 रुपए जुर्माना। 1 से 6 माह का कारावास और 100 से 500 रुपए जुर्माना उस पर लग सकता है। अगर यही हरकत वो दोबारा अपनाता है तो उसे 6 माह से 1 वर्ष का कारावास और 200 से 500 रुपए जुर्माना। वही अगर तीसरी बार इस शब्दों का इस्तेमाल करता है तो 1 से 2 वर्ष का कारावास और 500 रुपए से 1000 रुपए का जुर्माना। अब कहें कि चौथी बार अगर कोई करे तो क्या करेंगे? चौथी बार करेगा तो फिर से यही
नियम लागू होगा, 1 से 2 वर्ष का कारावास और 500 से 1000 रुपए जुर्माना। अष्टप्रस्तार का अंत ये आपने देखा। आप पढ़ेंगे लास्ट में आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। उपाधियों में आर्टिकल 18 का क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 एंड क्लॉज 4 की चर्चा हम करेंगे। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। 18 के 4 क्लॉज हैं। आर्टिकल 18 के क्लॉज 1, 18 के क्लॉज 2, 18 का क्लॉज 3 एंड 18 का क्लॉज 4। इसमें देखेंगे हम क्या है कि आर्टिकल 18 का क्लॉज 1, राज्य कोई उपाधि नहीं देगा, लेकिन राज्य विद्या एवं सैनिक की उपाधि दे सकता है, की उपाधि दे सकता है। आर्टिकल 18 का क्लॉज 2 कहता है, आर्टिकल 18 का क्लॉज 2 कहता है कि भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेगा। आर्टिकल 1 कहता है राज्य कोई उपाधि नहीं देगा, लेकिन राज्य विद्या व सैनिक उपाधि दे सकता है। और आर्टिकल 18 का क्लॉज 2 में कहा गया है कि भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि नहीं ले सकते। और आर्टिकल 18 का क्लॉज 3 कहता है कि भारत में लाभ का पद धारण करने वाला विदेशी राज्य से उपाधि ले सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति से। वहीं 18 का क्लॉज 4 देखें, भारतीय नागरिक एवं भारत में लाभ का पद धारण करने वाला विदेशी राज्य से उपाधि ले सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति से। दोनों बहुत सिमिलर पॉइंट है। जैसे कि आर्टिकल 18 का क्लॉज 3, भारत में लाभ का पद धारण करने वाला विदेशी राज्य से उपाधि दे सकता है, विदेशी राज्य से उपाधि ले सकता है। आर्टिकल 18 का क्लॉज 3 कहता है कि भारत में लाभ का पद धारण करने वाला विदेशी राज्य से उपाधि ले सकता है, लेकिन किसकी अनुमति चाहिए? राष्ट्रपति की। किसकी अनुमति चाहिए? राष्ट्रपति की अनुमति। वहीं 18 का क्लॉज 4 कहता है, आर्टिकल 18 का क्लॉज 4 कहता है भारतीय नागरिक एवं भारत में लाभ का पद धारण करने वाला विदेशी राज्य से भारतीय नागरिक एवं भारत में लाभ का पद धारण करने वाला विदेशी राज्य से उपाधि, लाभ या पद ले सकता है, लेकिन किसकी अनुमति से? राष्ट्रपति की अनुमति से।
किसकी अनुमति चाहिए? राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। आर्टिकल 1, 2, 3, 4 एंड 5 क्लॉज। आर्टिकल 18 के क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4, ये जहां तक है मैं समझता हूँ आपको ये चारों बातें स्पष्ट हो गई होंगी। अब हम पढ़ते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 90, 20, 21 का ए और आर्टिकल 22 इसमें है। अब हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 19, 20, 21, 21 का ए एंड 22 में इसका वर्णन है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि जैसे ये 19 हो गया, इसे बोलते हैं क्लॉज और इसे बोलते हैं सब क्लॉज। जैसे ए, ये भी, इसे तो बोलेंगे आर्टिकल या मूल अनुच्छेद, इसको बोलेंगे क्लॉज, यानी ये विशिष्ट प्रावधानों को बताता है, और इसको बोलेंगे सब क्लॉज। यह विवरण को स्पष्ट करता है, यह विवरण को स्पष्ट करता है। तो ये तो हो गया 19, तो हो गया आर्टिकल, ये हो गया 1 हो गया क्लॉज, इसको बोलते हैं क्लॉज और इसको बोलते हैं सब क्लॉज। क्लॉज बताता है विशिष्ट प्रावधानों को और सब क्लॉज बताता है विवरण को स्पष्ट करता है। का क्लॉज 1 ए, आर्टिकल 19 का 1 क्लॉज बी, आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 सी, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 डी। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें कई प्रकार की आती हैं। आदमी भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में कहा गया है कि आदमी बोलने का अधिकार इसमें शामिल है, और मौन रहने का अधिकार, झंडा फहराने का अधिकार शामिल है, और अदर। इसमें आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 में क्या है? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें क्या क्या बोलने का अधिकार शामिल है, मौन रहने का अधिकार शामिल है, और झंडा फहराने का अधिकार शामिल है। इसमें हम देखेंगे आर्टिकल 19 के क्लॉज बी में क्या है? शांतिपूर्ण ढंग से सभा करने का अधिकार, शांतिपूर्ण ढंग से सभा करने का अधिकार। और वहीं आर्टिकल 3 में 19 के क्लॉज 3 में है, सी में सॉरी, कि संगठित होने का अधिकार। और 19 के क्लॉज 1 और सब क्लॉज डी में है किसी भी राज्य के किसी भी क्षेत्र में आने जाने की स्वतंत्रता,
आर्टिकल 19 का क्लॉज और सब क्लॉज डी कहता है कि राज्य के किसी भी क्षेत्र में आने जाने की स्वतंत्रता। वहीं आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 और ई, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 और ई कहता है कि किसी भी क्षेत्र में बसने का अधिकार, किसी भी क्षेत्र में बसने का अधिकार। आर्टिकल 19 का 1 क्लॉज एफ, कोई भी पेशा चुनना एवं व्यापार करने का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में मूल संविधान में 7 अधिकार थे, जो कि अब वर्तमान में 6 अधिकार हैं। एक को संपत्ति के अधिकार को 40वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में खारिज कर दिया गया था। अब इसमें ये इसका कोई भी पेशा चुनने में, व्यापार करने का अधिकार, किसी भी क्षेत्र में बसने का अधिकार, राज्य के किसी भी क्षेत्र में आने जाने की स्वतंत्रता, संगठित होने की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण ढंग से सभा करने की स्वतंत्रता। और अमल में क्या है, भाषण में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में आर्टिकल 20 का क्लॉज 1, क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3, इसमें तीन क्लॉज दिए गए हैं। आर्टिकल 20 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक उसने कोई कानून का उल्लंघन ना किया हो। आर्टिकल 20 का क्लॉज 1 कहता है। आर्टिकल 20 का क्लॉज 2 कहता है कि दोहरे दंड का प्रावधान नहीं है, कि क्योंकि एक व्यक्ति को एक ही दंड के लिए दो बार पनिशमेंट नहीं किया जा सकता। और आर्टिकल 23 में 20 का क्लॉज 3 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जैसे आर्टिकल 20 का क्लॉज 1 कहता है, आर्टिकल 20 का क्लॉज 1 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक उसने कानून का उल्लंघन ना किया हो, उल्लंघन ना किया हो। और आर्टिकल 20 का 2 कहता है, 20 का क्लॉज 2 कहता है दोहरे दंड का प्रावधान नहीं, दोहरे दंड का प्रावधान नहीं। क्या किसी व्यक्ति ने चोरी की, उसको एक बार 6 महीने की सजा हो गई, अब उसको एसएनए के द्वारा पकड़ा कर चल भाई आजा, चल जेल में को, ऐसा नहीं कर सकते कि एक दंड के लिए किसी व्यक्ति ने अगर दंड किया है तो सिर्फ उसे एक बार ही सजा मिलेगी, उस दंड के लिए उस पर 2 बार सजा नहीं होगी। आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 कि अपने ही विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अपने विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यह आर्टिकल 20 का 1 है। आर्टिकल 20 दोहरे दंड का प्रावधान नहीं है और अपने विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और हम पढ़ेंगे आर्टिकल 21, प्राण में दैहिक स्वतंत्रता। प्राण में दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 प्राण एवं
दैहिक स्वतंत्रता। इस आर्टिकल में मानव को गरिमापूर्ण जीवन जीना, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, निद्रा का अधिकार, निद्रा का अधिकार, पासपोर्ट रखने का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार, कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार, भ्रमण का अधिकार, अपने पसंद से विवाह करने का अधिकार, प्राण दैहिक स्वतंत्रता में गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, निद्रा का अधिकार, सोने का अधिकार, और एक है लास्ट में निजता का अधिकार, प्राइवेसी, निजता का अधिकार। इसमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, निद्रा का अधिकार, पासपोर्ट रखने का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार, भ्रमण का अधिकार, अपने पसंद से विवाह करने का अधिकार, ये आर्टिकल 21 में आएगा, और निजता का अधिकार। अब हम पढ़ेंगे दंडात्मक निवारक नजरबंदी, आर्टिकल 22। निवारक आर्टिकल 22 दंडात्मक एवं निवारक नजरबंदी के संबंध में संरक्षण। सामान्य दंडात्मक विधि, सामान्य दंडात्मक और निवारक नजरबंदी, निवारक नजरबंदी। इसमें निवारक नजरबंदी में किसी व्यक्ति पर आशंका होने पर, जैसे कि इसकी वजह से देश में आंदोलन या विद्रोह भड़क सकता है, या कहीं देश में हमला होना या बम विस्फोट होना, या अगर किसी पर आशंका होती है तो उस व्यक्ति को बिना किसी वारंट या बिना किसी को सूचना दिए उसको गिरफ्तार कर सकते हैं और 3 माह तक जेल में रख सकते हैं। अगर 3 माह से ज्यादा हमें वो व्यक्ति रखना है तो उसके लिए समिति बनानी पड़ेगी, उस समिति में हाई कोर्ट के न्यायाधीश या हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने योग्य कोई व्यक्ति इस समिति को आगे बढ़ाएगा। निवारक नजरबंदी यह समवर्ती सूची का विषय है, समवर्त सूची का विषय है, जो सेंट्रल प्लस स्टेट दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। सामान्य दंडात्मक विधि में क्या है कि गिरफ्तार होने का संरक्षण में, गिरफ्तार होने का कारण जानना, पसंद का वकील से परामर्श, पसंद के वकील से परामर्श 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना।
इसमें यात्रा शामिल नहीं होगी, यात्रा शामिल नहीं होगी। दंडात्मक एवं निवारक नजरबंदी के संबंध में संरक्षण। निवारक नजरबंदी, अगर किसी व्यक्ति पे आशंका होती है कि उस वजह से देश में दंगा या भड़काऊ आंदोलन हो सकता है तो उसको बिना किसी अनुमति के 3 माह तक जेल में रख सकते हैं। लेकिन अगर उस व्यक्ति पे हमें ऐसा भी अंदेशा है कि और ज्यादा दंगा भड़केगा, ये बाहर निकलेगा जेल से, तो इस समिति बना के हम उसको और ज्यादा समय तक जेल में रख सकते हैं। निवारक नजरबंदी समवर्ती सूची का विषय है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कानून बना सकती है। सामान्य दंड विधि में गिरफ्तार होने का कारण जानने का अधिकार, अपने पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना, लेकिन इसमें यात्रा का समय शामिल नहीं होगा। अगले टॉपिक में शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24 में हम इसकी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।